हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। जैसा कि हमने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो एल्गोरिदम्स है उनके लिए सेपरेट वीडियोस लेकर के आएंगे। तो उसी सीरीज में आज मैंने ये वाला पार्ट शुरू कर दिया है और हमने जो टोटल मिलाकर के जो अलग अलग तरह की जो एल्गोरिदम्स थी जो कि शेड्यूलिंग में काम में आ रही है उनके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं और एक एक करके आपको जो है बहुत जल्दी सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहली एल्गोरिदम से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, देखिए ये एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इसे सीपीयू भी इस्तेमाल करता है, इसको प्रोसेस क्यू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग दोनों में ही ये काम में आती है। इसके अलावा एफसीएफएस एक कंसेप्ट एल्गोरिदम है, यानी कोई भी चाहे तो इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्रामिंग कोड्स भी डिजाइन कर सकता है। तो एफसीएफएस एक हम बोल सकते हैं कि मल्टी वैल्यूड जो है या मल्टी परफॉर्मेंस जो है ये देने वाली एल्गोरिदम है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो है क्या करती है, क्यू के अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट और प्रोसेस आ रहे हैं उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको एग्जीक्यूट करती जाती है। ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, इसके अंदर सीपीयू क्या करता है कि जो फाइल सबसे पहले आई उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा। ठीक है, दिस वाइज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, और इसको फीफो क्यू के साथ मैनेज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो क्यू में पहले आया, वेटिंग क्यू में पहले आया है रेडी क्यू के अंदर, फर्स्ट इन वही सबसे पहले प्रोसेस होकर के बाहर निकलेगा। तो ये होता है आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एफसीएफएस हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में जब एंटर करता है तो इसका जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, अभी पीसीबी क्या होता है और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होती है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एफसीएफएस का जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये जो है क्यू के टेल के साथ अरेंज रहता है। जैसे ही कोई भी नया ब्लॉक इस क्यू के टेल के थ्रू एंटर कर रहा है, ठीक है, क्यू के अंदर, तो यहाँ पीसीबी उसको अपडेट कर देता है। और जैसे ही सीपीयू फ्री होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो क्यू के जो है दूसरे एंड पे आ जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफसीएफएस मेथड। ठीक है, एक तो ये नॉन प्रिमिटिव होती है एंड प्री प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यानी कि दोनों ही तरह को, नॉन प्रिमिटिव और प्री प्रिमिटिव दोनों को ही ये जो है सपोर्ट कर रही है। इसके अंदर जॉब्स जो है हमेशा जो पहले आ रही है वही पहले सर्व होगी, इसी बेसिस पे काम करती है। इसको इम्प्लीमेंट करना, यूज करना बहुत आसान है। इसका परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा पुअर है, क्योंकि एक्चुअली क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो अगर बड़ी जॉब पहले आ गई तो वो पहले एग्जीक्यूट होने चली जाएगी, दूसरों का वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, फिर उनके पीछे वालों का सीक टाइम बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा इस वजह से परफॉर्मेंस की तो स्लो है। ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें, रियल टाइम अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम मूवी टिकट खरीदने जा रहे हैं तो मूवी टिकट काउंटर पे क्या होता है, वहां पे पर्सन टिकट देने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, अब वहां पे जो लोग जैसे जैसे सीक्वेंस में आ रहे हैं वो हर एक को टिकट देता जाएगा। एक बंदा आया उसको 10 टिकट लेने, वो लेके चला गया। एक बंदा आया उसको एक ही टिकट लेना, उसको दे दिया। एक बंदा आया उसको 4 टिकट चाहिए, उसको दे दिया। एक बंदा आया उसको 6 टिकट चाहिए, वो दे दिया। तो इस तरह से फिक्स नहीं है, मतलब जो पहले आ रहा है उसे टिकट मिलेगा और जितनी टिकट उसको चाहिए उतने टिकट वो लेगा। तो सेम चीज एफसीएफएस में होती है, जितना भी टाइम, ठीक है, जॉब को चाहिए और अगर वो पहले आई है तो उसे उतने टाइम के लिए प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें, दो मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो है एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है, और दूसरा है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, जितनी भी क्यूज जो है, जितनी भी जॉब जो क्यू में अभी लगी हुई है, अगर ऑलरेडी जैसे अभी कोई एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, बाकी सारी जो जॉब्स क्यू में लगी हुई है उन सब का जो वेटिंग टाइम है, यानी वो कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, उन सब टाइम को एड अगर हम कर दें एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कर दें तो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा इस क्यू के अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर एवरेज वेटिंग टाइम जितना कम होगा, शेड्यूलिंग उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें जो है 4 प्रोसेस दे रखे हैं, P1, P2, P3, P4, ये डायग्राम है। ठीक है, इधर तो पहले बार थोड़ी देख लेते हैं इसकी। ये हमें दे रखी चारों एग्जीक्यूशन के लिए आई है, इनका अराइवल टाइम है 0। ठीक है, अराइवल टाइम क्या होता है, जब फर्स्ट जॉब जो होती है, सीपीयू जैसे ऑन हुआ है, सिस्टम ऑन होती है, सीपीयू ऑन हुआ, तो जो पहली जॉब जो आई है अराइवल टाइम पे, उसका अराइवल टाइम हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 0 अराइवल टाइम हमको दे रखा है। ठीक है, और बर्स्ट टाइम, जो बर्स्ट टाइम मतलब ये कितने टाइम के लिए हर एक जॉब को खुद को एग्जीक्यूट करवाना है, वो उनका बर्स्ट टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू। तो हम यहाँ देख लेते हैं, टोटल मिला के 4 प्रोसेस आए हैं, P1, P2, P3, P4। इनको हम जॉब बोलेंगे, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। ठीक है, जॉब 1 जो है उसका अराइवल टाइम है 0। क्यों? क्योंकि वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के लिए आई थी, उसके पहले कोई भी जॉब जो है क्यू में नहीं थी। तो P1 जो है वो उसका अराइवल टाइम हो गया 0। ठीक है, फिर P2 का अराइवल टाइम जो है, ठीक है, वो उसके बाद में है 1,
और P3 का हो जाएगा 2 और P4 का हो जाएगा 3। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे कर दिया 0 1 2 3 4? अराइवल टाइम मतलब कौन किस सीक्वेंस में आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्यू के अंदर भी जो है जॉब्स जो है कि भाई पहले पूरी क्यू खाली होगी फिर दूसरी जॉब आएगी। भाई वेटिंग क्यू में आती जाती है जॉब्स, तो जो पहले नंबर पे आ गई वो 0 पे, ठीक है। सो यूं तो बर्स्ट टाइम क्या है, P1 का बर्स्ट टाइम है 21 मिनट, P2 का 3 मिनट, P3 का 6 मिनट, P4 का 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारी जो है वेटिंग क्यू है, इसके अंदर P1 0 पे आया है तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा और ये पूरे 21 जो मिली सेकेंड्स हैं उसके लिए एग्जीक्यूट होगा। सीपीयू की प्रोसेसिंग जो है मिली सेकेंड्स में माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। तो P1 पूरा 21 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगा, देन तभी इस क्यू से हट जाएगा। देन P2 आएगा, P2 को जो है 3 मिली सेकेंड चाहिए, 3 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होकर वो भी चला जाएगा। P3 6 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और P4 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो P1 के लिए वेटिंग टाइम कितना है 0, वो आते एग्जीक्यूट होने चला गया। P2 के लिए वेटिंग टाइम कितना है जब तक P1 एग्जीक्यूट हो रहा है यानी 21 मिली सेकेंड, ठीक है। P3 के लिए वेटिंग टाइम कितना है, P1 का एग्जीक्यूशन टाइम प्लस P2 का एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि 21, ठीक है, और प्लस जो है P2 का है 3, तो 21 प्लस 3 कितना हो गया टोटल 24। आप बोलोगे सर 3 मिनट तो वेट करना है, नहीं भाई, ये रहा P2 का टाइम यहाँ पे इस जगह दिख रहा है, तो 21 प्लस 3 तो 24 को वेट करना है। और P4 के लिए क्या हो जाएगा 21 3 और 6 तीनों को ऐड कर दिया, टोटल हो गया 30। P4 को 30 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, चारों का ही जो एवरेज वेटिंग टाइम है उनको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब कर दिया, तो 0 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया 18.75 मिली सेकेंड, यानी हर एक जॉब को बाय डिफॉल्ट इतना एवरेज टाइम वेट करना है। लेकिन इसके अंदर हम देखें तो P1 को जो है बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, P2 को P3 को जो है और P2 P3 P4 इनको भी वेट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन एवरेज वेटिंग टाइम सब में इक्वल बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो चार्ट बनता है इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट, ठीक है। गैंट चार्ट जो होता है वो प्रोसेस के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये जो चार्ट है ये शो करता है कि किसी भी जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए कितने टाइम वेट करना है, ठीक है। तो यही यहाँ पे थ्योरी में भी हमको शो कर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं FCFS शेड्यूलिंग के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इट इज नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम विच मीन्स द प्रोसेस प्रायोरिटी डजंट मैटर। ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है यानी कि यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी कोई मैटर नहीं करेगी। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, कोई जॉब एग्जीक्यूट हो रही है उसके पास रिसोर्स उसके पास सीपीयू सब कुछ है, कोई दूसरी जॉब है जिसके पास हायर प्रायोरिटी है, तो ऐसा तो नहीं कि इस वाली प्रोसेस को हटा दिया जाएगा, नहीं भाई, हाँ भले कितनी भी हायर प्रायोरिटी लेकर के आपको वेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट। आपको मतलब ये अच्छी बात है कि जो पहले आया उसे पहले फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो लेट आया वो उसकी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई जेक कहाँ से काम नहीं चलेगा। सो अगर एक प्रोसेस जो है, ठीक है, वो बहुत ही लास्ट प्रायोरिटी के साथ एग्जीक्यूट होने के लिए आया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसको बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और तभी अचानक क्या होगा, कोई सडन कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, ठीक है, जो सिस्टम को क्रैश कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाई प्रायोरिटी वाला तो वेट कर लेगा, बट जो लो प्रायोरिटी वाला है वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। नॉट ऑप्टिमल एवरेज वेटिंग टाइम। ऑप्टिमल एवरेज वेटिंग टाइम मतलब के लिमिटेड कम से कम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट किया जाए तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सबको जितना वेट टाइम है वो करना ही पड़ेगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन पैरेलल इज नॉट पॉसिबल विच लीड्स टू कन्वे इफेक्ट एंड हेंस पुअर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। यहाँ पे पैरेलल रिसोर्स यूटिलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। पैरेलल का मतलब कि जब मल्टीपल क्यूज या जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोसेस सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब रिसोर्स भी सबको पहले इसको मिला फिर इसको मिला तो टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक जॉब जो पहले आई वो सब रिसोर्स यूज करेगी, फुल सीपीयू यूज करेगी, कंप्लीट हुई देन वहां से जाएगी, तो इससे कन्वे इफेक्ट पैदा होता है। ये क्या होता है हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है सीपीयू का और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वे इफेक्ट क्या होता है। कन्वे इफेक्ट एक सिचुएशन है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे प्रोसेस जिनको रिसोर्स चाहिए लेकिन उस रिसोर्स को किसी एक प्रोसेस ने कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो दूसरे प्रोसेस जो उसको जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे और उनको सिर्फ वेट करना पड़ रहा है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कन्वे इफेक्ट। कन्वे का मतलब होता है जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चलती है उसको कन्वे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आ गए, जो सबसे पहले आया उसने रिसोर्स ब्लॉक कर लिया, अब वो बैठा हुआ वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बैरिकेड की तरह बैरिकेड लगाइए, एक बार में एक गाड़ी गई, अब जब तक वो गाड़ी बैरिकेड के सामने से हटेगी नहीं दूसरी गाड़ियां जा नहीं सकती, ठीक है। इससे क्या होता है कि रिसोर्स का जो है यूटिलाइजेशन काफी पुअर हो जाता है और परफॉर्मेंस भी काफी पुअर हो जाती है,
ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से अगर हम देखें तो एक तो होता है कंप्लीशन टाइम। एक पूरी जॉब को कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ये इसका कंप्लीशन टाइम कहलाता है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, अच्छा एक और चीज, कंप्लीशन टाइम कैसे काउंट करते हैं उसके लिए फिर से डायग्राम देख लेते हैं। P1 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना, 21 मिली सेकेंड, लेकिन P2 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है, फिर से 0 से स्टार्ट करो। तो P2 के आगे तो P1 बैठा है तो 21 मिली सेकेंड जुड़ गए, 21 प्लस 3 इसके खुद के 24, तो इसका कंप्लीशन टाइम होगा 24 मिली सेकेंड। तो इस तरह से कंप्लीशन टाइम जो है काउंट होता है। टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट आफ्टर अराइवल, इन सिंपल वर्ड इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीशन टाइम एंड द अराइवल टाइम। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम मतलब जो फाइनली वो एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है। फिर से हम अगर P2 की बात करें, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, टोटल जो इसका कंप्लीशन टाइम है उसमें से इसका वेटिंग टाइम हटा दो, 24 माइनस 21, इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया 3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको काउंट करते हैं। वेटिंग टाइम बिल्कुल द सिमिलर चेक कि भाई अगर कोई जॉब आई उसके पहले कोई जॉब अभी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही तो उस जॉब को कितना टाइम लगेगा, वो ये जो जॉब नेक्स्ट आई है इसके लिए वेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट अबाउट FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। ठीक है, अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी या कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।